हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हमने पढ़ा था मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर का मतलब कि मैटर कोई भी चीज जो स्पेस लेती है और जिसका मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि जो मैटर होता है वो प्योर होता है या कैसा होता है। प्योर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर हम किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछें कि प्योर का क्या मतलब होता है तो वो यही कहेगा कि प्योर जिसमें कि कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं या कुछ मिलावट होती है। तो लेकिन अगर किसी साइंस के स्टूडेंट से पूछें या जो साइंटिस्ट कहते थे उनके अकॉर्डिंग प्योर की डेफिनेशन ये नहीं होती थी कि किसी चीज में अगर मिलावट होती है या कुछ अडल्ट्रेशन होता है तो वो प्योर नहीं होती, बल्कि वो ये कहेंगे कि प्योर का मतलब होता है जिसमें कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है पार्टिकल्स का। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन या फिर फिक्स कॉम्पोजिशन होता है पार्टिकल्स का। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ना एक आयरन की शीट लेते हैं। आयरन क्या होता है? Fe। आयरन की शीट लेते हैं तो उसमें वो पूरा जो है ना कंप्लीटली आयरन की ही बनी हुई है। वो जो शीट है वो कंप्लीटली एक टाइप के एटम से बनी है, आयरन से। उसका सेम साइज होगा, इसमें जो यूज हुआ है सेम साइज और सेम प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब सब कुछ उसका फिक्स कॉम्पोजिशन है। कुछ ऐसा नहीं है जो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है। और ऐसे ही दूसरी तरफ कुछ इम्प्योर भी होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये मिक्सचर जो होते हैं उसमें नो फिक्स कॉम्पोजिशन होता है। इनमें जो है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है पार्टिकल्स का। जैसे कि हम वाटर में शुगर या फिर सॉल्ट वगैरह ऐड करते हैं तो वो अलग होता है ना। वाटर का अमाउंट कुछ और होगा और जो हमने शुगर लिया है उसका अमाउंट कुछ और होगा, तो वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है। उसको हम कहेंगे मिक्सचर। यहाँ पे मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है सेम। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सेम कॉम्पोजिशन होता है, मतलब जो भी इसमें हम लोग कंपोनेंट यूज करेंगे तो वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर में शुगर को या सॉल्ट को ऐड करेंगे तो वो पूरा ही वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं है कि वो पूरे में नहीं डिसॉल्व हुआ, नीचे उसका कुछ और है, नीचे शुगर मिक्स हो गई है और ऊपर सरफेस पे मिक्स नहीं हुई है, ऐसा नहीं होता। पर जबकि पूरे अमाउंट में सॉल्यूशन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसे कह रहे हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। दूसरी तरफ होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रो मीन्स तो होता ही डिफरेंट है, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। यहाँ पर पार्टिकल्स एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि अगर वाटर में ऑयल डाल दें तो ऑयल में जो चिकनाहट होती है, जो फैट होता है, वो वाटर में हमें अलग ही नजर आता है, वो उसमें मिक्स नहीं होता है प्रॉपरली, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और प्योर सब्सटेंस हम देख रहे थे, तो प्योर सब्सटेंस में यहाँ पर और दो चीजें बताई गई हैं, एक एलिमेंट्स होता है और एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें 118 एलिमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं, वो हम लोग को पढ़ने होते हैं। 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। तो यहाँ एलिमेंट्स क्या है? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब एलिमेंट्स हैं। ये जो है किसी और सिंपलर सब्सटेंस में तो नहीं ब्रेक हो सकते ना, क्योंकि ये खुद ही एक सिंपल फॉर्म में है। तो यहाँ यही लिखा है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। इसमें हम अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये किसी भी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं होते। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आयरन, कुछ भी एलिमेंट हमारा यहाँ पर हो सकता है। 118 में से कोई सा भी, मेटल, नॉन मेटल, सब एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कंपाउंड होता है। कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं एलिमेंट्स में केमिकल रिएक्शन के जरिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है वाटर में मैंने हाइड्रोजन ले लेती हूँ H2 और इधर ले लेती हूँ O2, तो ये बना देगा H2O। तो ये जो है वो एक कंपाउंड फॉर्म हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन के जरिए। केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ पर और ये एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। सिर्फ इन चारों चीजों में सिर्फ एक कंपाउंड ही ऐसा है जो एक नया चीज को फॉर्म कर रहा है, नए कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है। बाकी सब तो अपने पुराने ही कॉन्स्टिट्यूएंट में चलता है। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर है, अब इसमें हमने जो भी ऐड किया होगा बस वही तो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होता होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस या एलिमेंट्स वगैरह में। फिर इसमें आगे हम देखेंगे सोल्यूशन क्या होता है।
सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब सेम, जिसमें के सेम कॉम्पोजिशन होगा पार्टिकल्स का, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस उसमें हो सकते हैं, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि अब कोई भी लिक्विड के साथ हम कुछ भी शुगर या सॉल्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन ही तो बन जाता है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर और दो नई टर्म्स बताई गई हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या होता है, एक सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो उसमें एक चीज सॉल्यूट होती है, एक सॉल्वेंट होती है। अब क्या सॉल्यूट होता है, क्या सॉल्वेंट होता है, वो हमें देखना है। तो जो मेजर कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा लिक्विड का पार्ट होगा। यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये लिक्विड का पार्ट होगा यहाँ पर, जो कि ज्यादा अमाउंट में होता है, मेजर कंपोनेंट होता है इसका, जिसको सॉल्यूशन के अंदर घोला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट को। मतलब पानी में जो भी चीज है वो पानी में डिसॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्वेंट का मतलब है जिसके अंदर हम घोलेंगे, और जिसको डिसॉल्व करेंगे, जिसको घोलेंगे, वो होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा यहाँ पर शुगर हो सकता है, ठीक है। और शुगर जो है वो कम अमाउंट में, सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में होता है। अगर हम एक गिलास पानी लेंगे तो उसमें अब एक गिलास चीनी तो नहीं डालेंगे ना, एक स्पून ही चीनी डालेंगे, तो सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टर्म्स, आगे बहुत यूज होने वाली हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए इसलिए मैं बता रही हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है ये डिपेंड करता है, तो उसको कहते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में राइट अमाउंट होता है सॉल्यूट का, सॉल्यूट जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, जो हमारा शुगर या सॉल्ट जो पार्ट होगा उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो जब लैब वगैरह में टाइट्रेशन करते हैं आगे, तो वहां पर ना सॉल्यूशन छोटी क्लासेस में तो बनाकर दे देते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में सॉल्यूशन ना खुद प्रिपेयर करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को। तो जब वो सॉल्यूशन बनाते हैं तो कैलकुलेट करना पड़ता है उन्हें कि उन्हें कौन सी चीज कितने अमाउंट में लेनी होगी, तब उनका राइट अमाउंट निकल कर आता है और कंसंट्रेटेड उनका सॉल्यूशन तब बनता है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पर हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ना सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा ही होता है, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली डिसॉल्व भी नहीं हो पाता, बॉटम में ना नीचे थोड़ा सा बैठ जाता है ये। और इसी तरह एक और होता है यहाँ पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो सॉल्यूट कम होता है इसमें, लेकिन ये डिसॉल्व कर लेता है ज्यादा सॉल्यूट को भी। ये आप यहाँ एक डायग्राम में देख सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को 3 मेथड से एक्सप्रेस किया जाता है, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय मास परसेंट में होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, परसेंटेज निकालते हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। मास बाय वॉल्यूम में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करना था। इसको मैं अभी एक एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स जिसमें कि नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है पार्टिकल्स का। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अभी हमने समझा था, इसकी एग्जाम्पल भी बताई थी मैंने वाटर और ऑयल से, क्योंकि वो अलग अलग रहता है इसमें। तो इसमें जो सॉल्वेंट में ना वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाता है, मटेरियल जो है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं हो पाता है। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नेकेड आई से नजर आते हैं, जैसे कि ऑयल में जो फैटनेस होती है वो हमें नजर आता है अलग अलग, ऑयल और वाटर। तो ये होता है सस्पेंशन। और सस्पेंशन में जब हम लोग एक फ्लैश लाइट से लाइट पास करते हैं ना, तो वो विजिबल नहीं होती है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर कोलॉइड। कोलॉइड भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, पर यहाँ पर लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, जैसे कि मिल्क और घी, बटर वगैरह इसकी एग्जाम्पल होते हैं। और टिंडल इफेक्ट होता है यहाँ पर। टिंडल इफेक्ट ना एक फिनोमेना होता है जहाँ पर के लाइट जो है वो स्कैटर हो रही होती है। ये देखिए यहाँ पर, ये आप ऐसे डायग्राम में देख सकते हैं जिसमें कि सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन तीनों में फ्लैश लाइट से लाइट पास की जा रही है।
तो इसमें दिखाया हुआ है कि सॉल्यूशन से जब वो लाइट पास कर रहा है तो वो नॉट विजिबल है, नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब कॉलॉइड से कर रहा है तो विजिबल है, लाइट उससे पास हो रही है थोड़ी सी, और सस्पेंशन से भी हो रही है विजिबल। अब इसके बाद यहाँ पर एक इजी सा क्वेश्चन है मास बाय मास परसेंट का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये मैंने लिया, यहाँ दे रखा है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू 18 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होता है कि यहाँ पर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये जो सब्सटेंस होगा जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, जो कम अमाउंट में होता है, उसे सॉल्यूट कहते हैं। तो ये जो सब्सटेंस दे रखा है यहाँ पर, ये सब्सटेंस सॉल्यूट होगा, और वाटर सॉल्वेंट होता है जो ज्यादा अमाउंट में, जिसमें कि हम किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं। तो H2O जो है यहाँ पर वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, दोनों को मिलाकर हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मास परसेंट होता है इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मैं उसे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखूंगी, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर होता है। यहीं पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं, सॉल्यूशन में सिर्फ H2O लिख देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये याद रखना जरूरी है, सॉल्यूशन के बजाय ये लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो सॉल्यूट जिसको हमने डिसॉल्व किया, जो हमारा सब्सटेंस है जो कम अमाउंट में होता है यहाँ पर, वो है ये 2 ग्राम। जो भी सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, वाटर में हम जो भी ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा सॉल्यूट ही था ना, तो यहाँ पर हम इसे 2 ले लेंगे, और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है 18 ग्राम वो यहाँ पर ऐड करना होगा, और उसे इंटू करेंगे 100, 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ये 0, इसका आंसर आ जाता है 10%। तो हमारा जो मास बाय मास परसेंट है वो 10% निकल कर आता है। यहाँ पर गलती यही होती है कि मास ऑफ सॉल्यूशन में डायरेक्टली ना 18 लिख देते हैं, लेकिन 18 नहीं लिखना होता, सॉल्यूट को भी यहाँ पर ऐड करना होता है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है यहाँ पर, सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर होता है। कोई भी सॉल्यूशन जब ही तो बनेगा जब हम उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, तभी वो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बराबर होता है, यहाँ पर दोनों को क्वेश्चन में रखना होता है, ये गलती मत करिएगा। उसके बाद है यहाँ पर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या होता है? फिजिकल चेंज का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि फिजिकल अपीयरेंस, मतलब देखने में उसमें चेंजेस आ जाएं। जैसे कि कोई भी प्लास्टिक की बोतल वगैरह है, अगर हम उसे कस के दबा देते हैं, उसे क्रश कर देते हैं, तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जो केमिकल चेंज होता है, जैसे कि किसी भी चीज की जो ओडर है, या फिर जो वो जिस चीज से बनी हुई है, जो उसका मटेरियल है, जो उसके अंदर का पार्ट जिस चीज का बना हुआ है, वो केमिकल चेंजेस। जैसे कि अब प्लास्टिक की बोतल है तो वो प्लास्टिक से बनी हुई है ना, तो प्लास्टिक उसका मटेरियल है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो। तो यहाँ पर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी चेंज होता है, और ये रिवर्सिबल होता है। मतलब अब किसी, जैसे कि मैंने बताया, किसी प्लास्टिक की बोतल को अगर हम दबा दें तो उसको हम वापस उस शेप में ला सकते हैं ना, तो ये रिवर्सिबल होता है। लेकिन केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं और परमानेंट भी होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। इसलिए जैसे कि अगर हम कोई पेपर वगैरह को बर्न कर दें तो उसमें से एश निकलने लगेंगे, एशेज, तो अब हम उसे वापस पेपर तो नहीं कर सकते ना, वो एशेज ही बन जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है फिजिकल चेंज का, और केमिकल चेंजेस में ये इरिवर्सिबल होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते। जैसे कि अब बॉटल क्रश की, तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा, वो वापस उसी शक्ल में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम अगर किसी पेपर को बर्न करेंगे तो उसमें से एशेज प्रोड्यूस होने लगती है, तो वो जो एशेज होंगी, वो जो बर्न करके निकलेगा, वो एक नया कॉम्पोजिशन बन जाएगा, नया सब्सटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है
फिजिकल चेंजेस जैसे कि अगर हम पानी वगैरह को बॉईल करते हैं तो उसे बॉईल करने के बाद हम ठंडा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी एग्जाम्पल है यहाँ पर बॉइलिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। और केमिकल चेंजेस की एग्जाम्पल में बर्निंग, जो मैंने अभी बताया, कुकिंग। अब हम खाना बनाते हैं तो पहले तो हम लोग वेजिटेबल्स को ऐसे छीलते हैं तब उनको बनाते हैं ना। अब उसे बनाने के बाद हम वापस उसे उसकी पहले वाली शक्ल में नहीं ला सकते, तो यहाँ पर ये केमिकल चेंजेस में आता है, बर्निंग, कुकिंग, रोटिंग वगैरह। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट की। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।